वेलकम टू तेजस आईएएस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद के साथ विश्वास है कि सभी सुरक्षित, स्वस्थ एवं सहर्ष खुश होंगे और अपने डेली रूटीन के अनुसार बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस महामारी के पहले सभी क्लासेस का कुछ परीक्षाएं हुई थी और कुछ का बाकी था। जिनका एग्जाम हो गए थे, रिजल्ट आने की प्रतीक्षा है, तो कुछ स्टूडेंट आज भी बहुत असमंजस में है कि पेपर कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। इसी सिलसिले में आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए जिसने अपनी एकेडमी की पढ़ाई क्रमागत रूप में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट 8th क्लास पास करने के बाद 9th में गया होगा, 9th वाले 10th में गए होंगे और 10th वाले 11th में जाएंगे और 11th वाले 12th में जाएंगे और 12th वाले ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन वाले आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वह सबसे मुख्य क्लासेज की बात मैं करने जा रहा हूं। उसमें आता है क्लास 10th के बाद हम क्या करें। तो सभी स्टूडेंट क्लास 10th के बाद 11th में जाएंगे और 11th में कौन से स्ट्रीम में अपना एडमिशन ले, ये बहुत बड़ी समस्या एवं कठिन स्थिति है जिसमें निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। 10th या हाई स्कूल एक ऐसा पड़ाव या ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद कैरियर का निर्धारण होता है, क्योंकि अभी तक तो सभी सब्जेक्ट को सभी को सामान्य रूप से पढ़ना पड़ता था, लेकिन आप सभी को अपने मार्क्स अच्छे लाने के उद्देश्य से सभी विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन वह पढ़ाई केवल मार्क्स पाने के लिए पढ़ते थे। लेकिन दौर और समय दोनों ही बदल चुका है। विश्व परिदृश्य के बदलते स्वरूप को एवं भविष्य में कुछ पाने की चाहत एवं जीवन को सफल, सुव्यवस्थित एवं अच्छे परिवेश में जाने के लिए एक छोटी सोच एवं निर्णय से पूरी कायनात बदलने वाली है, क्योंकि 10वीं के बाद का स्ट्रीम ही हमें भविष्य की बुलंदियों एवं मंजिल पाने की पहली सीढ़ी होती है, जो हमारे जीवन का आधार देता है। जहां से हमारे जीवन का आधार मिलता है, इसलिए हमें एक ऐसे स्ट्रीम को चुनना है जिसमें हम सफल हो जाएं। इसलिए सभी अभिभावक यानी गार्जियन, माता पिता यानी पेरेंट्स और उन सभी छात्रों से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने करियर संबंधी सभी समस्याओं का हल पाएं और एक सफल, सुरक्षित, सुदृढ़, सजीव, सार्वभौम, सर्वांगीण एवं सहर्ष एक कैरियर का ऑप्शन चुने। कैरियर, ये जो कैरियर शब्द जो दिख रहा है, जिसको हमने सीढ़ी में बना के रखा है, उसी तरीके से हमारे जीवन की भी ऐसी ही सीढ़ियां होती हैं जिससे हम कैरियर के रूप में परिभाषित करते हैं और इस परिभाषा के आधार पर हम इसको परिभाषित भी करते हैं कि व्हाट इज कैरियर। कैरियर एक ऐसा व्यवसाय या पेशा होता है जिसे व्यक्ति अपने प्रतिभा के द्वारा चुनता है, जिसके बदले में उसे पैसा, सामान या सम्मान मिलता है और व्यक्ति के सेवायन से समाज का उत्थान होने के साथ साथ खुद का विकास एवं वृद्धि होता है। और कैरियर वे विशेष व्यवसाय हैं जिनके लिए आप ट्रेंड होते हैं, जिसके लिए आप प्रशिक्षित होते हैं। तो कैरियर एक बहुमुखी प्रतिभा होती है जिससे
हम अपने जीवन के उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रतिभा को कैसे पहचानें, हम कैरियर की प्लानिंग कैसे करें और अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानें। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखें और सोचने एवं समझने की कोशिश करें। सर्वप्रथम लर्न अबाउट हिमसेल्फ या योरसेल्फ। अपने को इस प्रकार से मूल्यांकन करें या जानें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है, या उन मानक मूल्यों को जाने जो हमारे अंदर है। वह केवल आप ही समझ सकते हैं क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। दूसरा जो है, आइडेंटिफाई योर स्किल्स। अपने अंदर छुपी कौशल, गुण एवं प्रतिभा को पहचाने, क्योंकि यह स्किल्स केवल आप जानते हैं या आपसे रिलेटेड जो लोग होंगे वो समझ सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियंस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं और आपके टीचर हो सकते हैं। लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप अपने स्किल्स को समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए उसी गुण और कौशल एवं प्रतिभा के आधार मानकर अपने कैरियर को पहचान कर खोजें और यह डिसाइड करें कि आखिर में है इन कैरियर्स में हमारा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लिए सबसे उचित और सुटेबल है। कैरियर में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य का एक लिस्ट बनाओ गुण के आधार पर, और अपने आप को सामंजस्यता के साथ संबंध स्थापित करें और जानने की कोशिश करें कि जीवन के मूल्य, मान, सम्मान सबसे उपयुक्त कौन सा है। अगर किसी कारणवश आपके अंदर ये गुण या वैल्यूज अगर नहीं प्राप्त होते हैं, तो 10वीं यानी 10th एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम जो चाहे वो कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम अपना कैरियर का निर्धारण कर सकते हैं। अगर इन सारे गुण या अपने आप को जानना या अपने स्किल्स को जानने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं है, तो आप एक निश्चित और एक प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि हम 10th के बाद कौन कौन से स्ट्रीम में जा सकते हैं और उस स्ट्रीम के लिए कौन कौन से कैरियर गाइड हो सकता है और इस स्ट्रीम को हम कैसे चुन सकते हैं। क्योंकि इस फिगर से आप देख रहे हो कि यह अपनी मंजिल तक जाने के लिए एक ऐसा पाथ क्रिएट करता है कि बीच में यह बैरियर अवरोध का, अगर यह हमने डिसाइड अच्छे तरीके से नहीं किया तो शायद हम अपने कैरियर या उस लक्ष्य को या उस टारगेट को या उस गोल को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे हमें वर्षों से संजो के रखे थे या जो हमारी ड्रीम थी। इसलिए 10th के बाद सभी को यह आवश्यक रूप से यह जानना है कि आखिर में हमें कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए और अपना स्ट्रीम को कैसे चुने। स्ट्रीम चुनने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि कौन सा स्ट्रीम आपकी एक अलग पहचान देगा या पहचान दिलाएगा। 10th के बाद सबसे ज्यादा असमंजस में छात्र के साथ अभिभावक, माता पिता होते हैं कि कौन सा स्ट्रीम सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, और इसी क्रम में माता पिता एवं स्टूडेंट दोनों ही कंफ्यूजन में होते हैं। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस न किया जाए तो वह दिग्भ्रमित हो जाएंगे और जो अपने कैरियर संबंधित
ऑप्शंस को सही और सटीक चूज नहीं कर पाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि या तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने करियर को या स्ट्रीम को चूज करते हैं, या हम साइंस के ऑप्शंस को चूज करते हैं, कॉमर्स के ऑप्शंस को चूज करते हैं, आर्ट्स के ऑप्शन को चूज करते हैं, या फ्रेंड के, या दूसरा होता है ये हम टीचर के कहने पर चूज कर लेते हैं। लेकिन इन सभी के आधार पर हम यह जानेंगे कि क्या यह उस स्टूडेंट के लिए सबसे सटीक है। अगर सटीक है तो फिर हमें किसके सलाह पर अपने करियर का ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो चलिए, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? हमारे पास मुख्यतः 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको चॉइस करना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा। जैसे 10वीं करने के बाद हमारे पास मुख्यतः या तो हम साइंस में जा सकते हैं, साइंस में भी 2 स्ट्रीम हो जाते हैं, एक हमारा मैथ्स हो जाता है और दूसरा बायोलॉजी हो जाता है, ये बायोलॉजी के द्वारा। उसके बाद कॉमर्स होता है और दूसरे बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। तो साइंस में भी 2 ऑप्शंस हो गए, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, यानी कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लें, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट को हम आगे कैरियर बनाएं। दूसरा होता है कि या तो हम पॉलिटेक्निक करें, डिप्लोमा करें, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करें, उसमें इतने सारे ऑप्शंस है। या तो एरोनॉटिक्स से कर लें, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सिविल, एग्रीकल्चर, फैशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेराइन टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, आईटी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शंस। तो हमारे पास डिप्लोमा के ये एक प्रोफेशनल कोर्स होंगे और इससे आगे आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं और आगे की स्टडी भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारे जॉब भी आपको मिल सकता है। तो ये आपके पास एक समय। उसके बाद आईटीआई होता है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें अब वायरमैन की आपकी बात करें, प्लम्बर की बात करें, कारपेंटर की बात करें, टर्नर की बात करें, फिटर की बात करें, पेन टेक्नोलॉजी के बाद टूल एंड डाई मेकर्स के होते हैं। ये आईटीआई जो होते हैं 10th के बाद भी आप कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर ये आपको रोजगार देते हैं। और उसके बाद जॉब ओरिएंटेड जो है फैशन डिजाइनिंग या उससे रिलेटेड इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइन, या आपके वेब डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, इन तमाम तरह के आप ये यहाँ से टारगेट देख सकते हो और ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप आर्मी में 10th के बाद आप एज है तो आप कर सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। जो कुछ पोस्ट होते हैं जो आफ्टर 10th भी कराए जाते हैं या अप्रेंटिस में जा सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है कि ये सभी स्टूडेंट के लिए है और सभी स्टूडेंट इसको इनमें से कोई ना कोई चूज कर ही लेते हैं। ध्यान देना कि इनमें से चूज करना हमारी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जो आप चूज करते हो लास्ट डेस्टिनेशन यानी हमारा जो गोल है वहां पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए हम वैसे सब्जेक्ट को और ऐसे स्ट्रीम को चूज करें जो हमें टारगेट तक पहुंचाए। फिर उसके बाद जैसे ही आफ्टर 10th आपने क्या किया कि सब्जेक्ट चूज करके आपने सब्जेक्ट ले लिया तो आप 12th पास कर लेते हैं। अब 12th पास भी आपके पास मल्टी डायमेंशनल ऑप्शंस होते हैं कि आपके लिए क्या करें और उस 12th को चूज कैसे करें, अपने करियर को कैसे चूज करें। तो जनरली आफ्टर अगर हम बात करें तो हमारे पास भी 3 ऑप्शंस होते हैं और इस 3 ऑप्शन में ही सारे, जैसे साइंस में तो या तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं या पैरा मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, या कोर एक बीएससी की डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आप ले सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स में आप जा सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, बीबीएम कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएएफ कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। ये तमाम तरह के बैचलर डिग्री है जो कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स ले सकते हैं तो आर्ट्स में आप लॉ कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, सोशियोलॉजी कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी में भी जा सकते हैं, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हैं। मतलब मल्टी डायमेंशनल आप इसे ऑप्शन चूज कर सकते हो। और ध्यान देना आफ्टर 12th जो होता है वो हमारे कैरियर का सबसे मुख्य पार्ट होता है जिससे हमारी पूरी कैरियर डिफाइन होती है या परिभाषित होती है। आइए इस सवाल को हल करते हुए देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है कि 12वीं के बाद
मल्टी डायमेंशनल स्ट्रीम है। आपको जो लेना है, जो करना है आप करो, लेकिन उस कोर्स के स्कोप के विषय में जरूर जानने की कोशिश करें। आज के दौर में शिक्षा के स्तर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न एवं सिस्टम दोनों ही अलग अलग हैं। इसलिए कोई भी कोर्स आप करते हैं जो ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल का मतलब होता है सिंपल ग्रेजुएशन आप करते हैं, जैसे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, समथिंग इस तरह के, आपको या प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आपको प्रिपरेशन करना ही होगा। और उस प्रिपरेशन में जनरल स्टडी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसे सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए जिससे हमारा जनरल स्टडी एक मेजर रोल में यूज होता हो। अर्थात ऐसे स्ट्रीम को चूज करना है जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा योगदान करे और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाए। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। या आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं या बैचलर ऑफ साइंस करते हैं या बैचलर ऑफ अदर सब्जेक्ट करते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एवं योग्यता ही रहता है और आप इंडिया में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला, आप भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम सिविल सर्विसेज दे सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ अदर सब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स की अपेक्षा। अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे आर्ट्स की डिग्री लेकर? इन सभी प्रश्नों का जवाब अब शुरू होता है और इसे ध्यानपूर्वक देखें और मूल्यांकन करें, फिर निर्णय लें कि आपके लिए क्या सही और सटीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये मान्यता है कि भारत के लगभग सभी एग्जाम को आप एग्जाम भी दे सकते हैं और उस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि 12वीं के बाद आपके पास स्ट्रीम कॉमर्स हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है, यहाँ बायोलॉजी, यहाँ मैथ्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इतने हैं। टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, मतलब बहुत सारे फील्ड हैं जो आप जा सकते हो, जो आपकी चॉइस पे है। लेकिन अगर रियल में थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छी जॉब मिल जाए तो शायद आपको वही काम करना चाहिए जो आपके लिए है। अब हमारे पास ऑप्शंस ये है कि 12वीं के बाद हमने ग्रेजुएशन अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो टॉप मोस्ट में हम देखते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आपके लिए यह ध्यान देना होगा कि सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर के रूप में हम क्यों चूज करें। हम ग्रेजुएशन अगर किसी भी स्ट्रीम में करते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स करें या बैचलर ऑफ साइंस करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स करें, बैचलर ऑफ मेडिसिन करें या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करें या बैचलर ऑफ एनी सब्जेक्ट, कुछ भी करें, तो हम एज ए कैरियर सिविल सर्विसेज के रूप में क्यों लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बैचलर की डिग्री लेने के बाद तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब हम क्या करें, हमें जॉब करना है या आगे की पढ़ाई करनी है। आगे की पढ़ाई करने का मतलब पीजी करना है। पीजी करने के बाद आप क्या करेंगे, नेट क्वालिफाई करें और टीचिंग फील्ड में जाएं, या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सिविल सर्विसेज के रूप में देखें। तो आइए हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज एक्चुअल में होता क्या है और सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर के रूप में क्यों आप लेना चाहते हैं। उसका पहला कारण, अच्छे पैकेज और नौकरी की सुरक्षा जैसे लाभों के साथ एक आकर्षक कैरियर विकल्प होने के अलावा नागरिक सेवा विभिन्न स्तरों पर एक उम्मीदवार को देश की सेवा करने, वंचितों के कल्याण के लिए काम करने और देश के विकास में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहां सबसे पहले होता है जॉब सिक्योरिटी।
कि सबसे पहले ये होता है कि अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो आप और सिविल सर्विसेज की अगर सिलेक्शन लेते हो तो सबसे पहले होता है जॉब सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप नेशन के डेवलपमेंट में भी आपका योगदान होता है, वेलफेयर के लिए होता है, और कंट्री के डिफरेंट पार्ट में भी आप क्या करते हैं, अपने सर्विस देते हैं, और उस सर्विस से सभी लोगों का उत्थान होता है, प्रोग्रेस होता है। तो पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा रीजन की अगर हम बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसे उम्मीदवार को समाज कल्याण के लिए प्रेरित हो, यानी सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो केंद्र सरकार द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में वो क्या होता है, वो कि मदद करता हो। यानी कहने का मतलब होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए उनका सेल्फ मोटिवेशन, यानी सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और खासकर यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट को सिविल सर्वेंट बनाने की योजना बनाया है, जो सरकार के जितने भी स्कीम्स, पॉलिसी होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पॉजिटिवली इंप्लीमेंटेशन कर सके, या पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर सके। और आईएएस अधिकारी के रूप में काम करने वाले एक सक्रिय कार्यकारी मशीनरी है, और हमारे देश के अस्थायी नौकरशाही का एक हिस्सा है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी आवर कंट्री, जो हमारे ये एग्जीक्यूटिव मशीनरी का एक पार्ट है। जो, और आपको पता भी होगा कि आज के देश में, आज के डेट में हमारे देश को चलाने का काम आईएएस ऑफिसर ही कर रहे हैं, यानी सिविल सर्वेंट कर रहे हैं। उसके बाद सेवाओं में उच्च रैंक प्राप्त करने के अनुभव के साथ अधिकारी, सरकारी मंत्रालयों, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, उच्च विभागों, हायर डिपार्टमेंट, हमारे देश के महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सामाजिक आर्थिक संस्था का नेतृत्व कर सकता है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, बाइलेटरल, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेस है जहां हम भारत को प्रेजेंट करते हैं, अगर नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा है तो। अगर इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का वो क्या होता है कि एक मेजर रोल प्ले करता है, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं, यानी मंत्रालय हैं, उच्च पद हैं, उसमें एक आईएएस ऑफिसर ही, एक सिविल सर्वेंट ही काम करता है, जो मल्टी डायमेंशनल होके ग्रास रूट लेकर अपर पार्ट तक ही वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है, और आम जनता तक हमारे स्कीम्स, प्लानिंग्स, या जो भी भारत सरकार के द्वारा आम जनता तक दी जाती है, ये एक मीडिएटर होता है जिसके द्वारा ये कराया जाता है। दूसरा सबसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आईएएस कहते हैं, ऑफिसर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के प्रशासनिक मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है, या रिस्पॉन्सिबल पद है, जिसमें हम लगभग सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। उसके बाद योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर इफ क्लियर द आईएएस एग्जाम। आईएएस की परीक्षा पास करने पर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, और वह बदले हुए स्वरूप में सम्मान में एक ओहदा, नेम, फेम, पावर, सारी चीजें आपके पास होंगी। उसके बाद
you will have legitimate power and authority, you can actually do some good for people and society with your power. ये पीपल एंड सोसाइटी विथ पावर, आपके पास शक्ति और अधिकार होंगे, आप वास्तव में अपनी शक्ति से लोगों और समाज को कुछ अच्छा कर सकते हैं। सम गुड फॉर पीपल, यानी पीपल्स को और सोसाइटी के लिए, जनता के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा, कुछ ही अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद इफ यू नीड मोर रीजन टू, आप ये देख सकते हैं कि ये कन्विंस्ड एंड सिविल सर्विसेज, दिस वन श्योर इंस्पायर्ड यू। यदि आपको सिविल सेवाओं के प्रति आश्वस्त होने के लिए अधिक कारणों की आवश्यकता है, यह आपको प्रेरित करने के लिए निश्चित है कि यदि आप आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बन जाते हैं और अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपको भविष्य की पीढ़ियों द्वारा देश के भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए और देश के भविष्य के लिए आकार देने वाले महान लोगों में याद किया जाएगा। यानी आप एक ऐसे पद पे रहेंगे कि भारत के विकास में, भारत को एक उच्च पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे दिलाने में आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत जो क्लास 10th में अगर हम सोच लें कि मुझे इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही नहीं, आप पर माता पिता, रिश्तेदार सभी गर्व करेंगे, और ये कहा भी जाता है कि वो माँ बाप धन्य होते हैं जो अपने बेटे और बेटियों के नाम से जाने जाते हैं। यही नहीं, बहुत से लोगों के दिलों में आईएएस बनने का सपना देखने के लिए देखते भी हैं, फिर आईएएस परीक्षा देने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि यह सबसे कठिन परीक्षा है, यह सोचकर तैयारी से बचते हैं। और आपको यह जानकारी होगी या नहीं होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारे आईएएस टॉपर्स हैं, एवरेज एंड इवन एकेडमिक बैकग्राउंड, आईएएस टॉपर के पास औसत यहां तक कि खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी। तो आपको पता भी होगा कि ये कहा भी जाता है कि लगभग सभी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार हम आईएएस का एग्जाम देंगे, लेकिन हमारे अगल बगल के लोग जो होते हैं, जिनको कुछ भी इस फील्ड की जानकारी नहीं है, वही लोग इस परीक्षा को बहुत टफ बना देते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन और खासकर जो 10th पास किए, 12th पास किए या ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को इतना डरा देते हैं कि वह स्टूडेंट या वह कैंडिडेट यह भी नहीं सोच पाता है कि हम इस लायक हैं। वो सोच भी नहीं पाता है, सोच के भी डर लगता है उसको। यहां तक ये भी देखा गया है कि आईएएस टॉपर्स जो होते हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, ध्यान देना, सिविल सर्विसेज के लिए एकेडमिक बैकग्राउंड का होना कोई मीनिंग नहीं है। बस एकेडमिक के जो मानक होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में 33% पे पासिंग मार्क्स होता है, अगर 33% भी लाए हैं तो हमारा यूपीएससी में एक्सेप्टेड है, मतलब आप उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार एलिजिबल हैं, आप उस पेपर को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि इस पेपर में एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई मीनिंग नहीं होती है। बस आपके पास क्या होना चाहिए कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको यू जस्ट नीड टू फॉलो
right strategy and prepare diligently and with the sincerely heart, result will follow in own source. ये आप देखिए own source, आपको बस यही रणनीति का पालन करने, ईमानदारी से सच्चे दिल से तैयारी करने की आवश्यकता है। परिणाम आपका खुद ही मूल्यांकन कर देगा। देखो, रिजल्ट विल फॉलो इन ओन कोर्स, इसका मतलब होता है कि परिणाम आपका खुद ही मूल्यांकन कर देगा। जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे उस दिन पूरी कायनात बदल जाएगी आपकी, और आपकी नहीं, आपके पूरे खानदान की और आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं सभी लोगों की। अब आपके पास ये क्वेश्चंस आता है कि व्हाई शुड यू प्रिपेयर फॉर आईएएस ऑफिसर या आईएएस आफ्टर 10th। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 10th के बाद हम सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करें, और सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करें तो 10th के बाद ही क्यों करें। ध्यान देना, एक सबसे सुटेबल और सही जो टाइम है वो है 10वीं के बाद, यानी 10th के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए मल्टी डायमेंशनल स्किल्स की आवश्यकता होती है, और वह स्किल्स जो होती है 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक टाइम, और दूसरा कि आपकी सोचने की कैपेबिलिटी, समझने की जो क्षमता एक होती है। तो 10वीं का जो 10th का स्टूडेंट होता है वो ब्लैंक पेज होता है, हम उससे जो करवाना चाहें वो करा सकते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि ब्लैंक पेज पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए 10वीं के बाद आप जिस स्ट्रीम में भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है एज ए सिविल सर्वेंट की या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। तो आपको पता भी होगा कि 10th के बाद हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करना है, बिकॉज क्योंकि आप ध्यान देना, 1 ईयर बेसिक कंसेप्ट इंप्रूवमेंट विथ राइटिंग स्किल। यहां सबसे अच्छी बात यह कहा गया है कि 1 साल आपको लग जाता है सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए। नो डाउट 10वीं तक यानी 10th तक सभी लोग सोशल साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन वह सोशल साइंस केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब जो पढ़ाई आप करने जा रहे हो, खासकर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने जा रहे हो, एक्चुअल में आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो। अभी तक तो हम अपनी एकेडमी में अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ते थे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर जो होगा 1 साल आपको लग जाते हैं बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए। हर सब्जेक्ट का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे हिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है, ज्योग्राफी का जानना है, इकोनॉमिक्स का जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जानना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जानना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जानना है, अदर सब्जेक्ट जितने होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट। और ध्यान देना, ये नींव का काम करता है, और 1 साल तो आपको लग जाते हैं उस कंसेप्ट को। और जिस तरीके से यूपीएससी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है, उस सिलेबस में टोटल 25 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उस 25 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है। तो उस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ाई करें, यानी कि हम बेसिक कंसेप्ट के साथ उसको अच्छे से पढ़ें, तो मिनिमम 2 इयर्स का टाइम लग जाता है। इन 2 इयर्स में उस सिलेबस को बहुत पॉजिटिव वे में करते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाना है या फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यह एक स्किल है, और यह स्किल केवल 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में नहीं होती। इसके लिए साल भर, 2 साल, 3 साल लगता है। कुछ स्टूडेंट तो होते हैं पूरे 10 साल तक लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी राइटिंग स्किल ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए आपको जानना होगा कि जितनी चीजें आप पढ़ें उसको बहुत अच्छे से आप लिख सकें, और एक निश्चित समय के बाद आपको रिवीजन करें, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो यह देखा जाता है कि
वह कितनी बार रिवीजन के बाद उसको उसके दिमाग में वो सारे तथ्य फैक्ट रहते हैं, तभी आपकी रिवीजन यानी नॉलेज होगा, तभी आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप कर लें। तो ये राइटिंग स्किल में लगभग क्या होता है कि आपको 1 ईयर लग जाता है राइटिंग स्किल, रिवीजन और अदर जो स्किल्स है वो डेवलप करने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम 1.5 ईयर। आप देखिए फरवरी में नोटिफिकेशन आता है जनरली, उसके बाद मई जून में प्रिलिमिनरी होता है, मई जून में प्रिलिमिनरी होने के पश्चात उसका रिजल्ट जो आता है अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाता है, सितंबर अक्टूबर में मेंस होता है, दिसंबर जनवरी में इसका मेंस का रिजल्ट आता है और आपके मार्च से इंटरव्यू शुरू होता है, वो लगभग मई तक जाता है और फाइनल रिजल्ट मई के लास्ट, जून के फर्स्ट या जून के सेकेंड वीक तक आ जाता है। तो सोचिए 5 से शुरू हुआ और जून तक गया और आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो 1 अगस्त से होती है, तो पूरा 1.5 ईयर लग जाए। तो ये पूरे अगर टाइम देखें तो 1 ईयर यहां हो गया, 2 ईयर आपका यहां हो गया, 3 ईयर्स हो गए और 8 ईयर्स जो होता है आपको रिवीजन और अदर स्किल डेवलप करने में, तो आपके 4 ईयर हो गए। और आप देख सकते हैं कि 1.5 ईयर यानी 5.5 आवर यानी सॉरी 5.5 ईयर्स यानी 5.5 ईयर यानी 5.5 साल का टाइम आपको चाहिए, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप टॉप 100 में श्योर रहेंगे। यदि आपने सभी स्किल्स और यूपीएससी के जो मानक हैं वो अगर सभी मानकों को तय कर लिए तो निश्चित तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्या कर सकते हैं, अपना मंजिल पा सकते हैं। अब इसके अलावा बिसाइड द सम मोर स्किल हैव टू बी डेवलप्ड, इसके अलावा आपको बहुत सारे स्किल को डेवलप करने होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि थिंकिंग अप्रोच आपको डेवलप करनी है, कि आपको ध्यान देना, हमेशा एक आईएएस ऑफिसर जो होता है ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है। तो आपके पास बहुत सारी विकट परिस्थितियां भी आ जाती हैं, तो आपको सही, सटीक और पॉजिटिव वे में सोचना है। उसके बाद आप ध्यान देना, रीडिंग हैबिट यानी एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि जो आप एक सिटिंग में बैठते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस कैपेबिलिटी, ये जितना मैं बता रहा हूं ये स्किल्स हैं, ये एनालिसिस कैपेबिलिटी, कोई भी न्यूज आता है उसको किस डायमेंशन में स्टडी करना चाहिए और किस डायमेंशन में एनालिसिस करना चाहिए कि एक प्रॉपर डिसीजन। और ध्यान देना आपके डिसीजन में एक चीज जरूर हो, नेशन के लिए बेटर हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो और सभी के लिए अच्छा हो। तो ऐसे एनालिसिस करना चाहिए। अगर बुराइयां हैं या कुछ उसमें नकारात्मक पहलू भी आ रहा है तो उस पर भी विचार करना होगा कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये तभी डेवलप होगा जब आपके सभी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ ये चीजें अप्रोचेज होने चाहिए, या तो आपको अप्रोच डेवलप करने होंगे, या तो हैबिट डेवलप करने होंगे, या तो कैपेसिटी डेवलप करना होगा, नहीं तो स्किल्स डेवलप। और ये राइटिंग स्किल्स, और राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो आप समझ सकते हैं कि इसी स्किल के द्वारा आप सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, जो कहा जाता है कि दुनिया में 99% प्रॉब्लम जो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से होती है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन एक एज ए आईएएस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट और अपने सीनियर ऑफिसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए ये आपको बहुत अच्छे। और इसके लिए ध्यान देना, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में चलता रहता है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें और लास्ट में आता है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। और इसी के आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू यानी ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है और तभी आप अपनी मंजिल को पाते हैं और आप क्या होते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है वो आप हैं और 10वीं के बाद उन्होंने शुरू किया और ये 10 सीढ़ियां हैं, 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आप क्या हो सकते हैं, विद इन, आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आप क्या बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, पहले ड्रीम, आप सपने पालो,
फिर उसके बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करो, फिर किसी से प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, उसके बाद आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए। बहुत ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो पेशेंस एकदम खोने लगते हो, तो आपको पेशेंस होनी चाहिए, और यह पेशेंस परसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। और बीच बीच में क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक दुनिया का कोई काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन जरूरी। और ये सेल्फ मोटिवेशन जैसे आएगा, जैसे होगा, और उसके बाद जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, वही हमको क्या कहां जाए लेकर जाएगा, वो हमें एक अपने टारगेट की तरफ ले जाएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए ध्यान देना कि आपको इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बनानी है। आपको इतने स्किल्स डेवलप करेंगे, और एक स्किल्स को डेवलप करने में वो व्यक्ति और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उस स्किल को कितने दिनों में वो कर सकता है, और उसको स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और ये एक आर्ट है, और यह आर्ट हर व्यक्ति के लिए एक टाइम मांगता है, और उस टाइम में इसीलिए 10th के बाद अपनी वीकनेस और स्ट्रांगनेस पॉइंट अगर आपको पता है, तब उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे आपके लिए 5 इयर्स का टाइम है, और उस 5 ईयर में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ अपने सारे स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और खासकर यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उन सभी मानकों को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इसी के द्वारा आप अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, या जानेंगे कि एक्चुअल में सिविल सर्विसेज की परीक्षा किस तरीके से होती है, और उस परीक्षा का किस टाइप का होता है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें। अब आपको ध्यान देना, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्योंकि आप ध्यान देना, जिस दिन यूपीएससी आप क्रैक कर लेते हो, आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये यूपीएससी है, उसके अंदर अगर यूपीएससी आप क्रैक कर लेते हो, तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन आप पूरी तरीके से करते हो, तो जब चाहो आप लोअर पोस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जैसे आप छत्तीसगढ़ पीएससी की बात, छत्तीसगढ़ में आप देखते हो 2 तरह के हैं स्टेट में, एक व्यापम है, तो व्यापम के पोस्ट कभी भी आप अचीव कर सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, बैंकिंग है, रेलवे, एसएससी है, डिफेंस है, प्राइवेट है, पब्लिक है, सीए है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, सब क्या होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। तो एक बार अगर इस चीज को अचीव कर लेते हैं, यानी सिविल सर्विसेज, यानी अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बार अच्छे से कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टी डायमेंशनल पाथ होते हैं, जो आप कोई भी चीज को अचीव करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने करियर में सिविल सर्विसेज ही चूज करना सबसे उपयुक्त और सटीक है। अब हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज बेस्ट करियर के रूप में आपके लिए क्यों है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज में 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक सिविल सर्विसेज जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जिनको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेट लेवल के लिए। अब इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली क्या होता है। ये सेंट्रल इंडिया का ये सेंट्रल एजेंसी है, जो इसको ये पावर दिया गया है कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और 1 साल में ये 24 एग्जाम सर्विसेज को क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल का होता है, और इसमें 3 लेवल एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। और इसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि 3 स्टेप्स में हम जब स्टूडेंट का परीक्षाएं लेते हो, तो उसके लगभग सारे स्किल्स जो मैंने पिछले पीपीटी में डिस्कशन किया, वो सारे स्किल्स उसमें ये चेक करता है। और आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस का हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। अब आप ध्यान देना कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, वो कितने तरह के, तो आप यहां देखो कि 4 तरह से यहां दिया गया है। इन 4 से 3 का ये आफ्टर सिलेक्शंस की बात होती है।
ये सिलेक्शन के बाद ये 3 मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन जिस स्टेज की आप तैयारी कर रहे हो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। और इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप ध्यान देना कि इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीनेश। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के माध्यम से क्या होते हैं, और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल यूपीएससी 15 एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उनमें से एक इंडियन सिविल सर्विसेज है जिसमें 24 टाइप के पोस्ट होते हैं। अब ये 24 टाइप के पोस्ट कौन कौन से होते हैं ये आप देखें। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस आता है। ये आप देखोगे कि आईएएस की ट्रेनिंग होती है लवासना, यानी कि आप देखोगे कि लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो होती है वो मसूरी में है, देहरादून में है, और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हैदराबाद में इसकी ट्रेनिंग होती है। और ग्रुप ए में आप देखोगे कि फॉरेन सर्विस है, उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया पीएनडी अकाउंट फाइनेंस सर्विसेज, ऑडिट एक अकाउंट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज क्या होता है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज होता है, इंडियन आईआरएस जिसको कहते हैं आईटी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके बाद ऑर्डिनेट फैक्ट्री ये जिसमें मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम किया जाता है, उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विस, ए सिविल अकाउंट सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक, इंडियन रेलवे अकाउंट्स, रेलवे पर्सनल सर्विस। ये अभी इस पे चर्चा किया जा रहा है कि अभी इस साल चर्चा ये हुआ था कि अगली बार से ये रेलवे संबंधी जितने भी पोस्ट होंगे अब इसका रिक्रूटमेंट यूपीएससी जो कंबाइंड लेता है उसमें ना लेकर कहीं और से, मतलब वो खुद से कराएगा, या जो प्रक्रिया होगी वो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद देखोगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डिफेंस स्टेट सर्विस, ये इंफॉर्मेशन जूनियर ग्रेड का होता है, ट्रेड सर्विस ग्रेड 3 होता है, और कारपोरेट लॉ की हम बात करते हैं। ग्रुप बी में होता है जनरली आर्म फोर्स में होता है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में एज ए सेक्शन ऑफिसर के रूप में होते हैं, या जितने यूनियन टेरिटरीज होते हैं जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली में सिविल सर्विसेज के रूप में ग्रुप बी की श्रेणी में आते हैं, ये ग्रुप बी में आते हैं, या ये उसमें पुलिस सर्विसेज के या सिविल सर्विसेज के रूप में, या पुलिस सर्विस के रूप में पांडिचेरी स्पेशल सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज के लिए होता है ये, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्या होता है कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि प्री तो दोनों का एक ही होता है लेकिन मेंस दोनों का डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम देते हैं। अब आपको ये किस तरीके से पोस्ट अलॉट होता है, तो जैसे ही आप फाइनल जब रिजल्ट आता है तो जैसी रैंक होती है उसी रैंक के अकॉर्डिंग ये सारे पोस्ट को अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शंस को आप देते हैं। अब आपके लिए होता है कि चलो ये तो पोस्ट जान गए, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। तो कहा जाता है कि ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन आपका सिंपल कोई भी, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी डिसिप्लिन, मार्क्स का कोई बाउंडेशन है, यूजीसी के अनुसार जितने भी मार्क्स का पर डिग्री मिलती है उतना आपके पास अगर है तो वो ऑब्वियस है। अगर 33% है तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें परसेंटेज की आवश्यकता है, यूपीएससी में कोई मार्क्स का बाउंडेशन नहीं है, कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, और ये भी बाउंडेशन नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी इच्छा है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका अप्रोच अच्छा है, जिस सब्जेक्ट का आपका नॉलेज अच्छा है, उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट के साथ आप अपने यूपीएससी में करियर अपना बना सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि कैटेगरी वाइज एज एंड अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, कि किस कैटेगरी वाले को कितना अटेम्प्ट्स होगा और उसकी एज क्या होगी। तो जनरल कैंडिडेट आपको पता भी होगा, जनरल कैंडिडेट जो होता है 30 और ये 32 तक होता है, और इनिशियल जो होता है 21, ये 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जो होता है 21 से 35 ये 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एसटी एससी जो होते हैं जब तक एज है तब तक वो दे सकते हैं लास्ट, यानी टोटल 17 अटेम्प्ट देखा जाए। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 42 ईयर्स तक दे सकते हैं, वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक सर्विसमैन जो होता है वो 37 ईयर्स तक दे सकते हैं और 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं अपने एज लिमिट में, यानी 21 से लेकर 37, ये 9 बार ही एग्जाम ये दे पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद
प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन में 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज को हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरे एग्जाम को हम मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन, जिसको मेंस कहते हैं। और तीसरे स्टेज में आपकी होती है पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। ये यूपीएससी का यही 3 स्टेज होता है। इस 3 प्राइमरी यानी प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं। बोथ पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, 100। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। माइनस मार्किंग 1/3 होती है और इसी पर मेरिट बनती है। और इसमें अगर हम देखें ज्योग्राफी है, आप देखोगे कि टॉपिक पर प्री एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, वो बेसिकली हिस्ट्री का ही पार्ट है, और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आप देख सकते हो करंट अफेयर। हिस्ट्री में आपके 4 हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी के साथ करंट अफेयर्स के जितने भी इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं वो सारे चीजों को पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड और इंडियन दोनों पढ़ना है। ये इसी से 100 क्वेश्चन से, ये पूरे सेक्शन से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस 100 क्वेश्चन में आपको पता ही है कि 200 ये नंबर का होता है। फिर आगे हम देखें, सेकंड पेपर होता है, और इस सेकंड पेपर को जनरल स्टडी पेपर सेकंड भी कहते हैं, या इसको हम लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ये भी 200 मार्क्स का होता है, और इसमें भी निगेटिव 1/3 होती है, और इसमें क्वालिफाइंग होती है। यह पेपर केवल क्वालिफाइंग होती है, किसी भी अगर जनरल कैंडिडेट है उसके लिए भी 33, सबके लिए 33% आप क्वालिफाइंग है, और आपको क्वालिफाई इसमें केवल करना है। अगर आप 32.99 भी हो गए तो आप फेल हो जाएंगे, भले फर्स्ट पेपर में आपको 200 में 200 क्यों ना मिला। इसलिए आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। डिसीजन मेकर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सिविल सर्वेंट के लिए इससे लगभग 10% का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और रीजनिंग और मैथ्स, और फिर कॉम्प्रिहेंशन का मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंशन होता है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग ये लगभग 50% होता है, और लगभग ये 30 से 40% ये आपका जो होता है इस मैथ्स और रीजनिंग से होता है। ज्यादातर मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स से उतने क्वेश्चन हुए, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन से होता है। और कॉम्प्रिहेंशन ध्यान देना, कॉम्प्रिहेंशन अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो इसका मतलब उसका जनरल स्टडी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें उसी बेस पे ये कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, और उसी बेस पे आपको सॉल्व करना होता है। तो जनरली कट ऑफ मार्क्स जो अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम का देखा जाए तो जनरल स्टडीज में 55% से लेके 65% के बीच में ही होता है। जनरली अभी तक देखा गया है कि 60% से ज्यादा अभी नहीं गया है। तो जनरली एवरेज का वेरिएशन जो अगर देखा जाए तो लगभग आप 55 से और 65 के बीच में ही वेरिएशन होता है। यानी फर्स्ट पेपर में आप 110 से लेकर अगर 130 के बीच अगर नंबर पा जाते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। और ध्यान देना कि जितना प्रिलिमिनरी एग्जाम में मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, मेंस एग्जाम के लिए अगर पास करते हैं टोटल कैंडिडेट, वो जितना सीट होगा, अगर मान लो कि 1000 सीट है तो 1000 सीट का 12 गुना मेंस में होंगे, यानी 12,000 क्या होंगे कि ये मेंस में होंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट इंटू 12, यानी जितना सीट होगा उसमें 12 टाइम्स क्या होंगे, मेंस में अपीयर होंगे। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जितना सीट होगा उसका 12 टाइम्स हमारा मेंस में होता है। अब आपको देखना होगा कि मेंस की स्टेज जो होती है वो सेकंड है, और इस सेकंड में ये डिस्क्रिप्टिव
ये जितने पेपर होते हैं टोटल 9 पेपर होते हैं, और वो 9 पेपर डिस्क्रिप्टिव, ये टोटल जो पेपर होते हैं वो 9 पेपर होते हैं। और 9 पेपर में जो 2 पेपर होता है, ये आप ध्यान दें कि ये हिंदी और इंग्लिश जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 25% मिनिमम, आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 25% है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये केवल क्वालिफाई करना होता है, वो हमारे फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होता है। और ध्यान देना कि ये दोनों पेपर ये क्लास 10th लेवल के हिंदी और इंग्लिश आते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट क्लास 10 तक हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर सकता है। अब जो मार्क्स जो हमारे फाइनल मेरिट में या फाइनल सिलेक्शंस के लिए होता है, जिसको हम सिलेक्शन मार्क्स कहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि 4 पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, 1 पेपर एसे का होता है, और 2 पेपर जो होता है आपके ऑप्शनल से होते हैं। तो आप ध्यान देना, एसे में आपको 2 एसे लिखने होते हैं, जनरली 1250 वर्ड 1250 वर्ड के 2 एसे लिखने होते हैं। ये 125 नंबर का, ये भी 125 नंबर का, यानी टोटल जो होता है वो आपका 250 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर में आप देखिए कि इंडियन कल्चर, और ये कह सकते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के विषय में आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। दूसरा में गवर्नेंस के 4 सेक्शन है, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सोशल जस्टिस, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, और इसको हम लोग कहते हैं इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है। फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, या गवर्नेंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सोशल जस्टिस, जो हमारा समाज के लिए जो जस्टिस होता है उसके लिए सोशल इश्यूज, या सोशल जस्टिस जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा निर्धारित होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा सेकंड पेपर होता है। थर्ड पेपर वर्सेटाइल है, यानी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी इकोनॉमी पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये जो होता है पेपर थर्ड होता है। फोर्थ पेपर में इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना है, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो इसलिए 4 पेपर, और ये चारों पेपर जो होता है हमारे सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, इसलिए चारों पेपर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 1000 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 250 और 1000, यानी 1250 का एसे और प्लस क्या हो गया, जीएस के चारों पेपर। अब ऑप्शनल एक, इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। टोटल 26 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, और उसमें से कोई एनी एंड वन सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, और ईच सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी 500 मार्क्स का। यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं, सपोज दैट कि आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ईच पेपर 250 मार्क्स का, ये दोनों 250 मार्क्स के हो जाएंगे, अर्थात यानी कि 500 मार्क्स का होगा। और ईच पेपर 3 आवर्स का होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, एक जो 9 से 12 होता है और दूसरा 2 से 5 होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल एडमिनिस्ट्रेशन, वेटरनरी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिविल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर कोई इंजीनियर है तो ये 3 सब्जेक्ट जो उनके लिए है, और जियोलॉजी। ये 25 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और इसी सब्जेक्ट अगर सपोज दैट कि, और कोई भी चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। उसके लिए बैकग्राउंड का कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बाउंडेशंस नहीं कि आप ये सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। हाँ, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लिटरेचर सब्जेक्ट है, पहले ये भी नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप एक कोई लिटरेचर चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये सब्जेक्ट आज
तभी चूज कर सकते हैं जब ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। तो या तो उस वाले पार्ट से, या तो इस वाले पार्ट से आप कर सकते हैं, या तो इस वाले पार्ट से आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना कि जो अगर लिटरेचर लेना चाहता है वो ले सकता है, या तो इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट। और ध्यान देना, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के अपने एक मेथड होते हैं, उसका मेरा एक वीडियो अभी आने वाला है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कैसे करते हैं, तो उसको आप प्लीज देखना, और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन मार्क्स जो होते हैं टोटल, आप देखिए ए से 250, फर्स्ट पेपर 250, सेकंड पेपर 250, थर्ड पेपर 2 और फोर्थ पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर 5, यानी टोटल जो हमारे मार्क्स होते हैं वो 70-50 मार्क्स का होता है। यानी ध्यान देना, जो स्टूडेंट 70-50 में अच्छा स्कोर कर लिया उसका फाइनल सिलेक्शन होना तय है, फाइनल सिलेक्शन होना तय है। और टोटल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आप ध्यान देना, ये पास होते हैं, जितनी सीटें होती हैं उसका 3 टाइम्स, यानी अभी मैंने देखा कि 1000 बच्चे हैं, अगर 1000 सीट है तो उसमें 3 टाइम्स, यानी इंटरव्यू के लिए 3000 बच्चों का क्या होगा, 3000 स्टूडेंट या कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। मेंस कितना क्वालिफाई किए हैं, मेंस आपको पता है कि मेंस 12000 क्वालिफाई किए हैं, और इस 12000 में कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 3000 जाएंगे, और 3000 में सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, 1000 का। तो ये आप देखेंगे कि जितनी सीट का 12 टाइम्स, यानी मेंस प्री और मेंस का रेशियो 12 रेशियो, अब 12 से क्या हो जाएगा थर्ड, और थर्ड के बाद 1, यानी 12:3:1 का ये होता है। तो इंटरव्यू, और ध्यान देना इंटरव्यू जो होता है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, या उसको इंटरव्यू मार्क्स जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस 275 में सबको एक मिनिमम नंबर मिलता ही मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन दिलाने का काम जो होता है वो हमारा मेंस दिलाता है, और रैंक इंप्रूव कराने के लिए हमारा इंटरव्यू, जितना अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स आएगा उतना ही आपकी अच्छी रैंक होगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, आपको राइटिंग स्किल बहुत अच्छा डेवलप करना होगा, तभी वो फाइनल सिलेक्शन आप ले पाएंगे। तो आपकी फाइनल मेरिट कितने पे बन रही है, 2025 पे बन रही है, यानी आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी 2025 पे बनेगी। और आप ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 49% आप केवल जनरल स्टडीज का है, 25% आपका ऑप्शनल है। तो ध्यान देना, एक ऐसे ऑप्शनल को तलाश करना है, एक ऐसे ऑप्शनल को चूज करना है जिसका रोल सबसे ज्यादा जनरल स्टडीज में हो, ऐसे मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा। इसलिए आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स का 49% और टोटल मार्क्स का 25, अगर इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इससे भी है 250 मार्क्स का, वो आपका 12% होता है, और इंटरव्यू भी 270 जो 14%। तो सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 49% में 49% पूरा मिल जाएगा, 25 में 25 मिल जाएगा, लेकिन बच्चे स्टूडेंट या कैंडिडेट कहां लीड लेते हैं, लीड यानी सबसे मेजर डिफरेंसेस जो होता है इंटरव्यू के मार्क्स में होता है, और दूसरा होता है एसे के मार्क्स। एसे एक ऐसा सेक्शन होता है जहां सबसे मार्क्स का वेरिएशन, किसी बच्चे को 60 मिला है तो एक किसी स्टूडेंट को 160 मिला है, तो एक स्टूडेंट को अगर 60 मिला है तो दूसरे को 160 मिला है, तो डिफरेंसेज कितने होंगे 100 का। अब सोचिए कि 160 वाले का रैंक ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, 60 वाले का रैंक, इसलिए इससे एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन। भले इसका योगदान सबसे कम है, लेकिन एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इसलिए ध्यान देना कि सिलेक्शन में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ताकि आप सही समय पे सिलेक्शन ले सकें। आपको कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिसे आप सिलेक्शन से दूर हो। आप उन सारी गलतियों को पहले लिस्टिंग करेंगे, जो आपकी गलती है उसको इंप्रूव करेंगे, और अगर आप 10th से यह शेड्यूल बनाते हैं कि हमें प्रिपरेशन करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। अब आपको देखोगे कि फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो 55% से 55% के बीच ही होता है।
आप देखोगे कि 2013-14 में तो आप देखोगे कि 32-31% पे भी सिलेक्शन हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप अपनी एकेडमी में 90% लाते हो या कुछ लोग 95%, उसके आधे से लाते हैं। और 45 से 55 के बीच 55 प्लस में लाते हो तो आप प्रॉपर आपको आईएएस कैडर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको लाना कितना है, 45 से 55 के बीच में ही मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत इजी टारगेट है, इसलिए वी कैन डू इट। इसको बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। अब जब इजी वे में कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेते हैं या प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री नहीं लेते हैं, ट्रेडिशनल कोर्स की डिग्री लेते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये समथिंग ले लेते हैं, तो उनके पास, उनके गार्जियन के पास, उनके पेरेंट्स के पास, सबके पास ये ऑप्शन होता है कि बाई चांस यूपीएससी हम 5 साल की तैयारी करें और यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है या बैकअप प्लान क्या है। तो ध्यान देना, सिविल सर्विसेज, मैंने शुरू में कहा है कि यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक बार अगर यूपीएससी की बड़ी शिद्दत के साथ अगर आपने तैयारी कर लिया है, मन लगा के कर लिया है, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि कभी आप बेरोजगार नहीं होंगे। और जब बेरोजगार नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर यूपीएससी नहीं है तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब चलिए उस ऑप्शंस के विषय में भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास इसके अलावा कितने ऑप्शंस हैं जो जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बैकअप प्लान फॉर कैंडिडेट जो अगर यूपीएससी में ये सोचते हैं कि हम सिलेक्शन कहां कहां हमारी अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी इन 1 ईयर, 1 साल में आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये पहले हम देखने की कोशिश करते हैं और कुछ सेक्शनों में इसको बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट लेवल एग्जाम, जिसको हम पीएससी कहते हैं। अदर पीएससी जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप हैं तो छत्तीसगढ़ पीएससी, उड़ीसा में है तो उड़ीसा पीएससी, आप यूपी में हैं तो यूपी पीएससी। तो ये पीएससी होता है जो स्टेट का जो जो ऑफिसर को रिक्रूट करना होता है, वो स्टेट पीएससी के कराता है। उसी तरीके से लोअर पोस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है हर स्टेट में, लोअर ग्रुप सी और ग्रुप बी या ग्रुप सी और ग्रुप डी को रिक्रूट करने के लिए अलग से। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे व्यापम है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट किया जाता है। यूपी में आप चले जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एससी है, बिहार में चले जाएंगे तो बिहार एसएससी है, झारखंड में चले जाएंगे तो झारखंड एसएससी है। तो ये लोअर पोस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जो हर साल लगभग नहीं तो कम से कम 10 एग्जाम कंडक्ट कराई देता है। और स्टेट पीएससी जो होता है वो ऑब्वियस है कि एक एग्जाम कंडक्ट मिनिमम सिविल सर्विसेज का तो कराता ही। स्टेट लेवल में ऑफिसर रैंक टेक्निकल, जो टेक्निकल वाले इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए एक टेक्निकल एग्जाम होता है। जैसे ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इसलिए स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस भी होती है। तो ये आपके स्टेट लेवल पे हो गए कि स्टेट लेवल पे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी। स्टेट लेवल पे लगभग एक साल में लगभग 12 से 13 एग्जाम यानी 12 से 13 एग्जाम हर साल कंडक्ट होते हैं। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ध्यान देना, यूपीएससी ऑफिसर को रिक्रूट करता है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है उनके स्टाफ को यानी उनके कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट करता है। तो आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग, +2 लेवल, ग्रेजुएट लेवल, एफसीआई। पहले एफसीआई जो होता था इंडिविजुअल कराता था, बीच में एसएससी कंडक्टर, और फिर आजकल भी अपना इंडिविजुअल ये कराता है। प्रसार भारती की बात करें, जूनियर इंजीनियर जो स्पेशली एसएससी, कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट भी हो, तो एक साल में इतने एग्जाम्स होते हैं। इसमें सबसे द मोस्ट और सबसे अच्छी पोस्ट का कोई एग्जाम होता है एसएससी में, वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो होता है ये एक ही एग्जाम होता है और रैंक के अनुसार क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और उस पोस्ट को अलॉट किया जाए। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो एसएससी सीजीएल पोस्ट में कौन कौन सी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ सीजीएल पोस्ट का नाम है, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है, और ये
किस तरह के पोस्ट है, क्लासिफिकेशन आप पोस्ट में आप देखते हैं किस तरह के पोस्ट है। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं कि कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंट के लिए भी कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अदर सेक्शन के लिए कॉमर्स कोई जरूरी नहीं है। तो आप देखिए कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट के लिए सबसे अच्छी पोस्ट आप देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज टेस्ट। तो ये इंस्पेक्टर रैंक की जितनी भी पोस्ट होती है वो एसएससी सीजीएल में होती है और ग्रुप बी है। और ध्यान देना आप भी 10 से 15 साल अगर जॉब करते हैं तो एज ए आईएएस कैडर में आप आ सकते हैं। अगर आपका जो सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा और आप देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है, ये भी इसके लिए बैकग्राउंड कोई भी, चाहे आर्ट से पढ़े हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स के, बैचलर ऑफ साइंस के, बैचलर ऑफ कॉमर्स के हैं, सभी सब इंस्पेक्टर किसमें, सेंट्रल सीबीआई जिसको आप कहते हैं इंस्पेक्टर, ये नारकोटिक्स में आप जा सकते हैं। जूनियर स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर, ये भी आप इससे जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर, इसके लिए स्टेटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ऑडिटर, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है एलिजिबिलिटी। उसके बाद अकाउंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये मिनिस्ट्री में आप देख सकते हैं। सीनियर सेक्रेटरी, ये जो आप देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ये भी जितने मिनिस्ट्री होते हैं उस मिनिस्ट्री में आप जा सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट, जो कि टैक्स असिस्टेंट जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें आप जा सकते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क। तो आपके पास केवल एसएससी में ही इतने पोस्ट होते हैं, जो एक एग्जाम होते हैं और एग्जाम का पैटर्न भी वैसे ही, उसमें भी जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ही आते हैं और उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 तक होते हैं। और ध्यान देना ग्रुप बी तक का इंटरव्यू नहीं होता है, स्किल टेस्ट होते हैं जैसे कंप्यूटर या टाइपिंग टेस्ट, समथिंग इस तरीके से टेस्ट इसमें होते हैं। तो अगर बाई चांस उधर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपके पास ये सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे सुटेबल पोस्ट है जो आप कम मेहनत में ये प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब तैयारी आपकी अच्छी होती है तो ऑब्वियस है कि इसमें भी सिलेक्शंस होंगे ही होंगे। अब आप रेलवे की बात करते हैं। रेलवे में टीटी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, लोको पायलट होते हैं, एएसएम होते हैं, अप्रेंटिस होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट होते हैं। तो ध्यान देना लोको पायलट के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, असिस्टेंट के लिए ये जो टीटी जो होते हैं उनके लिए, एएसएम के लिए सभी स्टूडेंट सभी स्ट्रीम के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए साइंस बैकग्राउंड +2 तक का साइंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है, कुछ पोस्ट जो कॉमर्स स्पेशल आता है, कुछ मैथ्स स्पेशल आते हैं, कुछ टेक्निकल के लिए आते हैं, कुछ लॉ वालों के लिए आते हैं, कुछ कॉमर्स वालों के लिए आते हैं। तो इसमें आते हैं जो आप जा सकते हैं। तो एक बार अगर अच्छी तैयारी हो जाए तो आप रेलवे में इतने, आजकल पहले जो होते हैं अलग अलग फॉर्म आते थे और अब आप एक ही फॉर्म होता है और एक ही एग्जाम होता है, उसी रैंक के अनुसार आप रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे एक बड़ा सेक्शन है जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, ये आप देखिए बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग को हम 3 पार्टों में डिवाइड, अदर बैंक मतलब प्राइवेट बैंक को अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, एसबीआई एसोसिएट बैंक की बात करें और आईबीपीएस की बात करते हैं। आईबीपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां की ये एग्जाम को कंडक्ट, ये एक एजेंसी है जो एक बैंकिंग एग्जाम को कंडक्ट कराता और एक सर्टिफिकेट दे देता है। सर्टिफिकेट देने के बाद वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है और जिस जिस बैंक का जो नेशनलाइज बैंक है, जिस जिस बैंक का पोस्ट आता है आप फॉर्म फिलअप करें, उनकी शॉर्टलिस्टिंग होती है और इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन। अब आप देखेंगे कि इस जॉब आईबीपीएस हर साल क्लर्कियल एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, और ये जितने बैंक आप देख रहे हैं, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक, ये जितना बैंक है, जो टोटल जितने भी नेशनलाइज बैंक है, उस नेशनलाइज बैंक में या तो क्लर्क आप बन सकते हैं, या तो पीओ बन सकते हैं, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है या तो लॉ आप किए हो, या तो कॉमर्स किए हो, या तो फिर या पीजी की डिग्री, जनरली ग्रेजुएशन की डिग्री अगर लॉ में किया है, या फिर लॉ में आप कॉमर्स में किया है,
या रीजनल रूरल बैंक या कोई भी डिग्री आप हो तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए स्पेशल पोस्ट होती है। अदरवाइज ये तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं किसी भी बैकग्राउंड के। तो हर साल आईबीपीएस लगभग ये 4 तरह के पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराता ही है। इसके लिए एसबीआई एसोसिएट की बात करते हैं तो एसबीआई एसोसिएट क्लर्क, पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये हर साल 3 एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। इसके अलावा अदर्स बैंक्स जो होंगे प्राइवेट में क्लर्क होते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहाँ भी अपना करियर बना सकते हैं और हर साल ये लगभग 12 से 15 एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद सेंट्रल ये नेशनल डिफेंस सर्विस, जो अगर ग्रेजुएशन किया जिसको डिफेंस में जाना है तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये +2 के बाद भी आप एनडीएस के थ्रू जा सकते हैं, या कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडीएस कहते हैं। सीडीएस मतलब ये होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और कंबाइंड डिफेंस सर्विस में ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ये आईएफए, ये इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, उसके बाद आपका नेवल एकेडमी, और चौथा जो होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, तो इसमें जा सकते हैं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद सीएपीएफ, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, चाहे सीआईएसएफ हो जाएगा, सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ होगा, आईटीबीपी होगा या एसएसबी। इसमें एज ए पोस्ट जो होता है इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होता है, ठीक है। या कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट होते हैं, ग्रेजुएशन करने के साथ आप एनसीसी जरूर ज्वाइन कर लें, और उसमें बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होते हैं, विथ ए बी सी ग्रेड होते हैं, तो उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उससे भी आप जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट डिफेंस में जाना चाहता है तो इसके पास इतने ऑप्शन, ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। स्पेशल रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो अलग अलग रीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी होते हैं, यानी कि डिफेंस में आप जा सकते हैं। तो ये डिफेंस के लिए। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप असिस्टेंट बन सकते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। हर साल लगभग ये 2 से 3 एग्जाम होता है। एलआईसी की अगर बात करते हैं तो एलआईसी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट, एडीओ और डबल एओ का मतलब होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। उस तैयारी में आप इन तीनों में से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो होती है उसमें एज ए असिस्टेंट की नौकरी कर सकते हैं, ऑफिसर्स की बात कर सकते हैं और टेक्निकल की बात कर सकते हैं। तो ये भी हर साल लगभग 3। उसके बाद ट्रांसलेटर की भी पोस्ट आती है, बहुत तरह की उसमें पोस्ट आती हैं। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि ये इंडियन पार्लियामेंट में आप प्लेस आप देखो कितना बेहतरीन है, तो यहां भी आप जा सकते हो उस तैयारी में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में जा सकते हैं, आईबी ऑफिसर में जा सकते हैं और आईबी टेक्निकल में जा सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि आईबी, रॉ और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और इस तरीके से आप इसके रॉ में भी इसी के थ्रू जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि अपना करियर जब एक बार आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप इसमें भी जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, और हर साल वैकेंसी 2 से 3 आईबी असिस्टेंट की अलग आती है। आईबी ग्रुप बी ये जो होता है एसीआईओ के नाम से जाना जाता है, और एक डीसीआईओ के नाम से जाना जाता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें लिमिटेड पोस्ट होते हैं। और टेक्निकल में आजकल जो आप समझ सकते हो कि टेक्निकल का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसमें आईबी टेक्निकल ऑफिसर की भी पोस्ट आती है, और हर साल 3 और अच्छी खासी वैकेंसीज भी होती हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपके पास इतना ऑप्शंस है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से ये चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने करियर का ऑप्शन जरूर चूज करें, और इस आधार पर करें कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से पढ़ना और कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है। उस अभिभावक और उन पेरेंट्स से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने बच्चे की भविष्य के लिए ऐसे करियर का ऑप्शन चूज करें जो मल्टी डायमेंशनल हो, जो पहले से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि एक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से कुछ नहीं किया जा सकता है, तो आपके पास हम सारे ऑप्शंस दिए हैं,
हैं कि किस ऑप्शन से क्या क्या आप बन सकते हैं, बैकअप प्लान क्या है, आपके फर्दर प्लान क्या है, ये सारे प्लान को आप देख सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और आप अपने अंदर इस वीडियो से जो जानकारी मिली है वो हमें कमेंट्स करें और अपना करियर का डिसीजंस ले, और जितना जल्दी डिसीजंस लेंगे उतना ही जल्दी अच्छा परिणाम आएगा, और जितना अच्छा परिणाम आएगा उतना ही आपके लिए सुटेबल, सही होगा और आपके जीवन के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए हम उम्मीद के साथ यह विश्वास भी करते हैं कि इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे और अपने अंदर जो कमियां हैं उसकी लिस्टिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर कमियों को खत्म करेंगे, यानी डे बाय डे अच्छी चीजों को आप समावेश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।